हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन की प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। पहले आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और फिर अपना आंसर टैली करना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप अपकमिंग एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम उससे के रिलेटेड टॉपिक भी समझते चलेंगे, ताकि पूरा चैप्टर एक ही बार में रिवाइज भी हो जाए साथ साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको पता है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी एस टी ग्राफ, और ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ये कैसे पता हमें? सपोज करो ये टाइम जीरो पर डिस्टेंस इतना कवर किया है, लेट इसे हम 2 मान लेते हैं, ये 2 मीटर है। टी वन पर भी देखो डिस्टेंस सेम ही है, 2 ही है। टी टू पर भी डिस्टेंस 2 ही है। टी थ्री पे भी डिस्टेंस 2 ही है। इसका मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है, बट डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा, और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद टाइम एक्सिस। तो हमें बताना है कि बॉडी जीरो एक्सेलरेशन में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इस बार हमारा क्वेश्चन है वीटी ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ में स्लोप उसने बोला 60 डिग्री विद टाइम एक्सिस, तो कुछ इस तरह से चल रहा होगा, 60 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 60 का एंगल बन रहा है या 40 का बन रहा है या 50 का बन रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि वीटी ग्राफ में स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म होगा, और अगर ये कर्व्ड लाइन है वीटी ग्राफ में ही, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, अगर यहाँ पे एंगल कुछ ऐसा होता है, यानी कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वीटी ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता, तो यहां पर ये हो जाता जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो, बट यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसका आंसर बी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट वन थर्ड ऑफ डिस्टेंस with speed 10 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस with speed 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट टोटल डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस है, वन थर्ड डिस्टेंस है, उसे हमने ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो यहाँ पे दो केसेस बन गए एक तरह से। आपका D1 यानी कि पहला डिस्टेंस, वो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस का वन थर्ड यानी x/3। और यहाँ पर स्पीड जो गिवन है हमें S1, वो 10 है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्योंकि T1 निकाल रहे हैं, तो ये D1/S1 हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। D1 का मतलब x/3, और अपॉन 10 इधर ही आ जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका x/30 आवर।
अच्छा, टोटल डिस्टेंस का अगर x/3 हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, तो बाकी का जो डिस्टेंस है वो होगा हमारा d2 2x/3। x किलोमीटर के दो हिस्से कर दिए, पहले में वन थर्ड, तो बाकी बचा हमारा टू थर्ड। अच्छा, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, वो किया 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां से हम t2 निकाल लेते हैं। t2 हो जाएगा डिस्टेंस यानी 2x/3 अपॉन स्पीड, स्पीड 20 है, यहाँ पे आ जाएगा 20। इस 2 से अगर इसे कैंसिल करें तो 10, तो ये t2 हमारा आ गया x/30। ठीक है, तो टोटल टाइम को मैं कैपिटल टी से लिख रहा हूँ। टोटल टाइम हो गया हमारा t1 प्लस t2। t1 यानी x/30 एंड t2 भी x/30। तो t हो गया हमारा 2x/30। 2 से 30 कैंसिल होगा 15 टाइम्स में, तो टाइम हमारा आ गया टोटल x/15 आवर। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो टोटल डिस्टेंस हमारा x था, ये जो टोटल डिस्टेंस से हमने x लिया हुआ था, और टोटल टाइम हमने कैलकुलेट किया है x/15। तो ये ऐसा हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई, ये रेसिप्रोकल होके 15/x हो जाएगा, x से x कैंसिल, और हमारा आंसर आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज नॉट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। हमें बताना है इनमें से यूनिफॉर्म मोशन कौन सी सिचुएशन रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। पहले है अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो स्ट्रेट रोड है यानी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। और वैसे भी मोशन की बात कर रहे हैं वो, तो अगर डायरेक्शन चेंज भी हो जाए और स्पीड चेंज ना हो तो यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम टेकन। और डिस्टेंस का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा इसका। सेकंड है स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, जब हम किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, या फिर अगर किसी क्वेश्चन में नीचे भी फेंकना पड़ जाए, तो इन दोनों ही केस में हमें पता है कि आप स्टोन को ऊपर थ्रो करो या नीचे, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, जहां पे एक्सेलरेशन g के बराबर होता है 9.8। और जहां पे भी एक्सेलरेशन आ जाए इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं होगा, वो वेरिएबल मोशन होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इसने यही पूछा था कि यूनिफॉर्म मोशन कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन है हमारा बी। बाकी भी देख लेते हैं। द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो क्लॉक की जो टिप है वो हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। और डी है ट्रेन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। तो क्योंकि ये भी कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, तो इसका मतलब ये भी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो सिर्फ एक ऑप्शन बी है जो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब कुछ ऐसा बनेगा, और इसका स्लोप ये है। हमें बताना है कि ये क्या है। तो ये हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। कैसे होता है? क्योंकि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस।
वाई पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, और एक्स पे क्या हमारे पास, टाइम, चेंज इन टाइम। और हमें पता है कि वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम वही एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये ए हो जाएगा। तो ऑप्शन है हमारा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल चेंज यूनिफॉर्मली विद टाइम। तो हमें गिवन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और हमें बताना है कि कौन सी चीज, वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड या एक्सेलरेशन, इनमें से क्या है जो यूनिफॉर्मली चेंज होगा विद टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हमें पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी में चेंज आना कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी सेम रेट से बढ़ रही है। वेलोसिटी के बढ़ने में, जैसे सपोज करो फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी बढ़ी 2 मीटर पर सेकंड, तो अगले सेकंड में भी वेलोसिटी बढ़ेगी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, अगले सेकंड में भी वो बढ़ेगी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। अब बढ़ेगी या घटेगी वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो बढ़ेगी, नेगेटिव है तो कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द रिमेनिंग हाफ विद स्पीड v2। हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो ये भी अभी हमने जो क्वेश्चन किया कुछ उसी से रिलेटेड है, मिलता जुलता उससे। तो क्वेश्चन सेवन्थ में हमने हाफ ऑफ करना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस। अच्छा, क्योंकि हमें हाफ ऑफ करना है तो बेटर ये होगा कि मैं टोटल डिस्टेंस को 2x ही लेट कर लूँ। ठीक है, 2x करने का फायदा ये हो जाएगा कि फर्स्ट हाफ का जो डिस्टेंस होगा वो भी x हो जाएगा, और सेकेंड हाफ का डिस्टेंस वो भी x ही हो जाएगा। तो हमें फ्रैक्शन में नहीं करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे x लेके इसे x/2 भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस हमारा x है। फर्स्ट हाफ की जो स्पीड दी हुई है हमें वो कितनी है, v1। इसने बोला है बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। तो आधा डिस्टेंस हमने v1 से ट्रेवल किया, और जो सेकेंड हाफ की जो स्पीड है वो है v2, यानी कि जो रिमेनिंग हाफ था, रिमेनिंग हाफ यानी x, वो हमने v2 से ट्रेवल किया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइम निकालते हैं, t1। t1 होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस x है और स्पीड v1 है। यहाँ से टाइम निकल जाएगा t2, डिस्टेंस यहाँ भी x है, स्पीड v2 है। अब देखते हैं टोटल डिस्टेंस। तो चलो, टोटल डिस्टेंस हमें पता ही है 2x। टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम को मैं t से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो हो जाएगा आपका t1 प्लस t2। तो ये होगा x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। अगर यहाँ एलसीएम ले तो v1 v2 आएगा, और ये हो जाएगा v1 से v1 कैंसिल, x इंटू v2 यानी एक्स v2, और ये हो जाएगा v2 से v2 कैंसिल और v1 इंटू एक्स यानी एक्स v1।
तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो ऊपर बचेगा v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। तो ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा 2x है और टोटल टाइम हमने निकाला x v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। तो x से तो x कैंसिल हो गया और ये जब रेसिप्रोकल होगा तो v1 v2 ऊपर चला जाएगा 2 के साथ, 2 v1 v2 और नीचे हो जाएगा हमारे पास v1। अच्छा प्लस का साइन है तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं v1 प्लस v2। तो ये हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी ऑप्शन नंबर आई थिंक 2 v1 v2, ये ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और वो भी कांस्टेंट स्पीड से, तो इसमें क्या करेक्ट होगा? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ पर हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा और डायरेक्शन में चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज आना। तो वेलोसिटी तो हमारा कांस्टेंट नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, एक्सेलरेशन इज जीरो। बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा उसके अंदर। सी देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड एंड देन डिक्रीजेस टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में है और वेलोसिटी पहले उसकी 4 थी और 4 से इंक्रीज होके 8 हो गई, एंड देन डिक्रीजेस टू 4 और फिर डिक्रीज होके वापस 4 हो गई, और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल दोनों ही केस में सेम है, यानी कि 4 से 8 होने में जितना टाइम लगा, 8 से 4 होने में भी उतना ही टाइम लगा। हमें बताना एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द टोटल जर्नी। टोटल जर्नी में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u1, या फिर ऐसे लिख देते हैं u प्लस वी अपॉन 2। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे एवरेज आएगा हमारे पास 4 प्लस 8 अपॉन 2, यानी कि 12 अपॉन 2 6। और यहाँ से यहाँ तक में भी अगर हम देखें एवरेज, तो 8 प्लस 4 अपॉन 2, यानी कि ये भी आ जाएगा आपका 12/2 6। अब क्योंकि यहाँ से जो चेंज हुआ टाइम और यहाँ से दोनों टाइम सेम है, तो फाइनली हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमारा, अब ये u हो गया इस केस के हिसाब से और इसके हिसाब से ये v हो गया। तो अगर हम इसको दोबारा से निकालें u प्लस वी अपॉन 2, तो ये 12 अपॉन 2 6 ही हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी होगी हमारी 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। नाइन्थ क्वेश्चन है, द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन या स्पीड। तो ग्राफ है हमारा वीटी ग्राफ।
वीटी ग्राफ में हमें ये तो पता है कि स्लोप क्या देता है, स्लोप बताता है एक्सेलरेशन। तो अगर स्लोप एक्सेलरेशन बताता है तो इसके नीचे का जो ये एरिया होगा, ये पूरा एरिया, ये क्या देगा, ये देगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्यों, डिस्टेंस क्यों नहीं? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जबकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम है, तो ये हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी। अगर मैं टाइम को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये v और ये t इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी टी ग्राफ हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर होगा बी। अब कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि जब हमारे पास ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, तो उसमें कई बार वो डिस्टेंस पूछते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे सपोज करो ये ग्राफ दिया है हमें, ये ज़ीरो, ये टाइम है यहाँ पे, और ये वेलोसिटी है, और ये वैल्यू ले लेते हैं 10 सपोज करते हैं, और यहाँ 5 ले लेते हैं। कई बार वो हमसे पूछते हैं कि इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है, तो हम यहाँ पे एरिया अंडर कर्व करके ही डिस्टेंस भी निकाल देते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर। तो हम कर देते हैं हाफ इंटू 5 इंटू 10, यानी कि 25। और हम ये बोल देते हैं कि जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर आया है। तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। ये कब तक गलत नहीं है, जब तक एक्सेलरेशन हमारा इस टाइम एक्सिस के ऊपर ऊपर ही है। अगर एक्सेलरेशन आपका हमेशा पॉजिटिव है, टाइम एक्सिस के ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही वैल्यू देगी आपको। हाँ, अगर ये ग्राफ ऐसा होता, सपोज करो ग्राफ ऐसा है, यानी कि कुछ पार्ट ऐसा है जो टाइम एक्सिस के ऊपर है, और कुछ ऐसा है जो टाइम एक्सिस के नीचे है, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो आप वैल्यू निकालोगे वो डिस्प्लेसमेंट का ही होगा। तो ये याद रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट मिलता है, डिस्टेंस नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a car travels equal distance in equal interval of time but its direction changes continuously। हमें बताना है car is said to be in uniform motion, uniform velocity, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहले तो उसने बोला है कि कार ट्रेवल्स विद इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि ये यहां से तो ऐसा लग रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, बट आगे उसने बोला है कि डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, यानी इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसमें वेलोसिटी होगी, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होगा, कि वो एक्सेलरेटेड मोशन है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12th है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस रेशियो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड इज। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ये तो हमें पता चल गया कि यू हमारे पास जीरो है, एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म। हमें निकालना है कि फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में और थर्ड सेकंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका रेशियो कितना होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
अब क्योंकि u 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा। तो हमारे पास s का फॉर्मूला आएगा हाफ AT²। अब देखो, कैलकुलेट तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है और a भी कांस्टेंट गिवन है, तो इसका मतलब ये पूरा ही टर्म हमारा कांस्टेंट हो गया। तो इसे हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम k लेट कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो k लेट कर लिया T²। तो हमने इसे ऐसे लिख लिया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में फिर कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा और एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम देना ठीक नहीं है। तो s=KT², ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें निकालना है S1 का मतलब कि फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये हो जाएगा आपका k × 1², यानी कि 1k। फिर S2 का मतलब 2 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि S2 लिखा है तो इसका मतलब सेकंड सेकंड की बात कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 2 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया। तो ये हो जाएगा k × 2²। यहाँ पे k और t की जगह 2 डालेंगे, ये 4k हो जाएगा। तो अगर ये 2 सेकंड का डिस्टेंस है तो सेकंड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो डिस्टेंस, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड सेकंड, ये हो जाएगा 4k - 1k। क्यों? क्योंकि ये उसने 1 सेकंड में ट्रेवल किया है और ये इसने 2 सेकंड में किया है, तो दूसरे सेकंड में कितना किया है, दिस माइनस दिस, यानी कि 3k। ऐसे हम निकाल लेते हैं S3 का मतलब कि 3 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया। तो k × 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9k। बट ये 9k तो 3 सेकंड टोटल का है ना, हमें तो थर्ड सेकंड का निकालना है कि डिस्टेंस उसने जो थर्ड सेकंड में ट्रेवल किया वो कितना था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, वो कितना हो जाएगा। टोटल 3 सेकंड का जो डिस्टेंस है उसमें से जो फर्स्ट 2 सेकंड का है वो माइनस कर दो, यानी 5k। अब हमें निकालना इन तीनों का रेशो। तो देखो, रेशो किसका निकालना है, फर्स्ट सेकंड में कितना ट्रेवल किया, सेकंड सेकंड में कितना ट्रेवल किया और थर्ड सेकंड में कितना ट्रेवल किया। तो ये हो जाएगा आपका 1k रेशो 3k रेशो 5k। अब के तीनों में कैंसिल कर दो इन्हें, हमारा आंसर आ गया 1:3:5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बेस्ड है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उस टाइम पर v उसका 0 हो जाता है और एक्सेलरेशन उसका g के बराबर होता है, स्मॉल g के बराबर। तो ऑप्शन देखते हैं, इसने बोला है कि फर्स्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ 0। ये गलत है, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी बट एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है कि वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट 0। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। बाकी चेक करते हैं, एक्सेलरेशन इज 0, ये भी गलत है, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। और डी है बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रिवर्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी तो होती नहीं वहां पर, तो इसको भी गलत ही मान लो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी बट एक्सेलरेशन 0 नहीं होता कभी। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड।
तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो एक्सेलरेट करती है 10 से 30 मीटर। तो ये 10 मीटर हमारा यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हो गया हमारा 30, और ये गिवन है हमें टाइम। हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जिसमें यू वी और टी तीनों हो, तो वो होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यू हमारे पास है 10 इंटू टाइम 20 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें नहीं पता। तो एक्सेलरेशन नहीं पता तो क्या करें? एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, या तो आप अलग से निकाल लो इसे, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो एक काम करता हूँ मैं, इस टी से इस टी को काट देता हूँ। यहाँ पर हो गया आपका 200। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो हाफ v की जगह आएगा 30, u है हमारा 10, और एक t बचा हुआ है वो 20। तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है आपके पास 200, 30 माइनस 10 यानी 20 इंटू 10, 200, तो ये हो गया 400। तो डिस्टेंस आ गया हमारा 400, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस हमें पता है आर। अब डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। अच्छा, हाफ सर्कल का मतलब ये, अगर यहां से चलना शुरू करता है ए से, तो हाफ सर्कल ये घूमता हुआ इस पॉइंट बी पर आएगा। और ए और बी क्या है? एंड ऑफ द डायमीटर्स, क्योंकि हाफ सर्कल है। हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये, यानी कि डायमीटर खुद ही। तो अगर रेडियस आर है तो डायमीटर 2r हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2r। 2r यानी ऑप्शन सी। हाँ, अगर इसने डिस्टेंस पूछा होता तो डिस्टेंस होता ये वाला पाथ, और ये पाथ क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि यहां से यहां तक हाफ सर्कल आया है, और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? पाई आर। तो डिस्टेंस होता पाई आर, बट डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो वो 2r हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u। तो हमने एक बॉडी को वेलोसिटी u से ऊपर फेंका। द ग्रेटेस्ट हाइट, हाइट का मतलब डिस्टेंस हमें बताना है, ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज। तो ये हमें पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, उस केस में u तो वही होगा जिस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया था, और वो हमें u ही गिवन है यहाँ पर। बट इस केस में v हमारा जीरो हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जब वो पहुंचेगा तो वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और ऐसे केस में हम एक्सेलरेशन लेते हैं माइनस जी के बराबर। माइनस का साइन क्यों? क्योंकि ये रिटार्डेड मोशन है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी कम होती रहती है। वेलोसिटी कम होने का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो अब हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट h। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें बाकी चीजें पता है। फॉर्मूला होता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं 2, ए की जगह लेंगे हम माइनस का जी, एस डिस्टेंस यानी कि हाइट हमें गिवन है, एच पुट कर देते हैं यहाँ पर, वी हमारा जीरो हो जाएगा, और यू ही गिवन है। तो ये हो जाएगा -2gh इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कैंसिल, हमें h निकालना था, तो h हो जाएगा यू स्क्वायर
अपॉन ये 2g इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2g। तो आंसर आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। क्या मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट यानी एस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो इसे चेक करने के लिए हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इसी इक्वेशन को यूज क्यों कर रहे हैं, बाकी के दो को क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसी इक्वेशन में हमारे पास एस और टी दोनों मिलता है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, इसमें t है बट s नहीं है। और थर्ड इक्वेशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें s है बट t नहीं है। बट हमें रिलेशन तो s और t का निकालना है जो इसी में मिलता है हमें। अब ये u बेकार है हमारे लिए, हम लेट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से शुरू हुई थी, तो u इक्वल टू जीरो। तो s इक्वल टू, अगर u जीरो है तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, हमारे पास बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर। अब आगे करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, ये आपको पता ही होगा कि अगर x प्रोपोर्शन टू y है, अगर हम कहते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और हमें प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल टू का साइन डालना होता है, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट करनी होती है हमें यहाँ पर, जहाँ पे हम k को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर मैं वापस इसको इस फॉर्म में लेके आना चाहूँ, तो इक्वल टू का साइन हटा के जब मैं वापस प्रोपोर्शन लगाऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट चाहिए होगा, मुझे देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या है। यहाँ पे अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूं तो देखो, एस प्रोपोर्शन टू टी स्क्वायर कह रहा है वो, इसका मतलब कि ये पूरा पार्ट कांस्टेंट होना चाहिए, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट होना चाहिए। तो ए हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ए कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, बी यूनिफॉर्म, हाँ एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कहता है कि द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू और लेस देन वन। यानी कि जो रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का, वो हमेशा या तो इक्वल होगा या लेस देन वन होगा। तो ठीक है असर्शन, क्योंकि हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर मैं ऊपर लिखूं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रेशो में पहले डिस्प्लेसमेंट बोला है, जो पहले बोला जाता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और नीचे लिखेंगे डिस्टेंस को। अब अगर दोनों इक्वल है तब तो हमारा आंसर वन आ जाएगा, लेकिन अगर डिस्टेंस बड़ा है तो हमारा आंसर लेस देन वन आएगा, लेस देन वन आएगा। तो इसने ये बोला है कि या तो इक्वल टू और लेस देन वन, तो उसका मतलब असर्शन ठीक है। रीजन देखते हैं। रीजन कह रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का वो कह रहा है लॉन्गर डिस्टेंस होता है, जो कि गलत है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द
एवरेज यानी असर्शन कहता है द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी ओवर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। क्या मतलब है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी कब? जब बॉडी सेम इंटरवल में मूव कर रही होगी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, हमें यह पता है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होते हैं और स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होती है। तो असर्शन ठीक है। रीजन कहते हैं हेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। वही बात है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होगी। तो रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। असर्शन कहता है कि अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन हो सकता है किसी बॉडी में अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो तब भी। और रीजन कहता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट बट इट्स वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंजेस। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से भी चल रही हो तो भी डायरेक्शन तो चेंज होता ही है। और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज होना, और वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में भी चल रही है लेकिन अगर उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। असर्शन ठीक है और रीजन भी इसको ठीक है एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है बट वेलोसिटी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब ऑप्शन ए है इसका, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन भी एक्सप्लेनेशन भी ठीक है।